जो दूसरा दौर है वो खत्म हो गया, राज्य सरकार की नीति कैसी रही, कितना सफल हुआ? देखिए, पिछले बार भी मैंने बताया था, इस बार भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि राज्य सरकार की जो नीतियाँ हैं, और जहाँ तक राज्य सरकार की सफलता की बात है, तो राज्य सरकार की नीतियाँ बिल्कुल ही गलत हैं और राज्य सरकार बिल्कुल ही असफल है। आपने देखा होगा कि राज्य सरकार को 18 महीने हो गए इस सरकार को, लेकिन भी अब तक पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था कि सरकार बनने के 3 महीने के बाद या पहली कैबिनेट में हम इसको लागू करेंगे, जो अब तक नहीं हो पाया है। पिछड़ों का यहाँ 55 से 60% का तबका इस राज्य में है और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे झारखंड की सरकार को या माननीय मुख्यमंत्री को अविलंब संज्ञान लेते हुए इसको पूरा करना चाहिए था, लेकिन ये पूरा नहीं हो सका। राज्य में पिछड़ों का 27% आरक्षण की मांग जो है सिर्फ मांग ही नज़र आ रही है, सरकार कहीं इसको पूरा करने के दिशा में काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। तो एक तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो अब तक पूरा नहीं हुआ जनता का। दूसरा है कि राज्य में जो है पंचायत सचिव के जो अभ्यर्थी थे, जिनके मेगा सूची में उनका नाम भी निकल गया, उसके बाद भी अब तक उनको जो है अपने सर्विस में उनको जाने के लिए अब तक राज्य सरकार की ओर से निकलना नहीं है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा विषय है। और अभी देखे होंगे कि जेपीएससी में जिस तरीके से घोटाला हुआ, वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार की विफलता को सामने दर्शाता है कि किस तरीके से राज्य सरकार के अधिकारियों ने और बड़े पद पर बैठे हुए महत्वपूर्ण और विश्वसनीय अधिकारियों ने किस तरीके से बंदरबाट किया, किस तरीके से खेल किया, और जो मुख्य विषय है, जो मुख्य सब्जेक्ट है, उसमें बिना पास किए ही जो चयनित अभ्यर्थी थे, जो उनको पास कर दिया और वे आज अधिकारी बन गए हैं। और आपने देखा होगा कि विगत दिनों जो है माननीय उच्च न्यायालय झारखंड ने भी जो है जेपीएससी की नियुक्तियों को रद्द करने के लिए राज्य सरकार को आदेश दिया, बावजूद अभी तक राज्य सरकार ने इस ओर किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे जो अभ्यर्थी हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए थे उनका तो भविष्य अंधकार में है ही, और जो अभी राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि उच्च न्यायालय के निर्देश का अनुपालन त्वरित करते हुए जेपीएससी की नियुक्तियों को रद्द करना चाहिए और फ्रेश इसका एग्ज़ाम ले। आपको एक उदाहरण हम देते हैं कि बिहार में 64वीं जेपीएससी चल रही है और झारखंड में 6ठी जेपीएससी भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो इससे विकास का हम अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने किस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, जो कि झारखंड का बगल का प्रदेश है, पड़ोसी राज्य है, वहाँ की तरक्की जनता देख रही है। और एक झारखंड में है जहाँ पर युवा झारखंड है, युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री है, बावजूद आप देखते हैं कि युवा बेरोजगार है। युवा, आप ट्विटर में ट्रेंड चल रहा है कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी दो। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जनता ने जो जनादेश महागठबंधन की सरकार को राज्य की जनता ने दिया था, वो कहीं ना कहीं अब जनता के साथ छल प्रतीत जनता को हो रहा है और जनता वर्तमान सरकार से बिल्कुल ना। ट्रांसफर पोस्टिंग का वो दौर जारी है। देखिए, ट्रांसफर पोस्टिंग पूर्ण तरीके से उद्योग बन चुका है। कोरोना काल में व्यक्तियों का, चाहे किसी भी व्यापारी का, हर एक व्यक्ति की जो है आर्थिक हालत, बहुत ही माली हालत में लोगों ने अपना समय बिताया है। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब लोगों को खाने के लोग दाने दाने के मोहताज थे, वैसे समय में राज्य सरकार ने पूरा धन भरने का काम किया। राज्य सरकार ने जो है पूरा ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया और मुझे ऐसी जानकारी है कि मैंने पैसों का बड़ा खेल ट्रांसफ़र पोस्टिंग में हुआ है। जब हम लोग को बाज़ार में हम लोग हैं तो हम लोग को भी जानकारी मिलते रहती है। तो सभी के उद्योग बंद रहे, लेकिन राज्य सरकार का तबादला उद्योग जरूर चालू रहा। और माने कि जो ये जो तबादला जो लगातार राज्य सरकार कर रही है 2 महीने, 6 महीने, 8 महीने में जिस तरीके से, और मैसिव तबादला जो हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं राज्य के विकास को बाधा पहुंचती है। जो अधिकारी, मान लीजिए कि अभी आप देखे होंगे विगत दिनों एसपीज का ट्रांसफ़र हुआ है, डीसीज का ट्रांसफ़र हुआ है, तो 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने, 14 महीने में अगर आप जिला के उपायुक्त और अधीक्षक जैसे पदों के पदस्थापित व्यक्तियों को अगर आप स्थानांतरण कर देते हैं, तो वो जिला किस तरीके से अपने आप को राज्य के दिशा पटल पर बेहतर करने के लिए आगे बढ़ पाएगा, ये मेरे समझ से बाहर है। और मुझे लगता है कि अब एसपी है, जिला में जाने के बाद उनको 6 महीना, 8 महीना समझने में लगता है कि हमारा जिला क्या है, पुलिस पदाधिकारी कौन है, कौन अच्छे हैं, कौन बुरे हैं। तब तक में मालूम पड़ता है कि
उनको हटा दिया गया। एक उदाहरण इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि धनबाद में सीनियर एसपी के पद पर जो है डीआईजी को पिछले बार नियुक्त किया गया, असीम विक्रांत मिंज को, और अभी जो है उसी पद पर जो है एक प्रमोटी आईपीएस को, संजीव कुमार को नियुक्त कर दिया गया, जो कि राज्य सरकार ने पिछले बार कहा था कि धनबाद जिला बहुत संवेदनशील है और इसलिए वहाँ पे डीआईजी स्तर के व्यक्ति को जो है हम लोग पदस्थापित कर रहे हैं और एसएसपी के पद को उत्क्रमित किया गया है। तो जब आपने पद को उत्क्रमित कर दिया तो फिर आपने किस तरीके से वहाँ पर एक प्रमोटी आईपीएस की पोस्टिंग कर दी। ये पूरा खेल चल रहा है, पूरा पैसों का खेल चल रहा है। जो सरकार के सहयोगी दल है कांग्रेस, विधायक एक साथ जमा हो रहे हैं, क्या नाराजगी कहाँ है, किस चीज़ को लेकर के? देखिए, विधायकों की नाराजगी किस चीज़ के लेकर के है वो तो विधायक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जहां तक जो अखबारों के माध्यम से, जो समाचार पत्र के माध्यम से जो जानकारी हुई है कि विधायकों की ये शिकायत है कि जिला के उपायुक्त और जिला के पुलिस अधीक्षक उनकी बातों को नहीं सुनते हैं और उनके कार्यकर्ताओं को कहीं पर कोई तरजीह नहीं मिल रहा है। और दीपिका पांडे जो पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने कहा कि भाई पुलिस एकदम असंवेदनशील हो गई है। अब आप बताइए कि और राज्य में किस तरीके से अंगरक्षक देने के लिए जो खेल हो रहा है, कोई जिला अध्यक्ष 5 बॉडीगार्ड, 6 बॉडीगार्ड, 7 बॉडीगार्ड लेकर घूम रहे हैं और उसी जिला के विधायक के पास सुरक्षा नहीं होना, ये इस राज्य में किस तरीके से सरकार चल रही है इसको दर्शाता है। और डीसीएसपी की जहाँ तक बात है कि उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये तो गंभीर मामला है। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और अगर उनके बात अगर अधिकारी नहीं सुनते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और जो 18 महीनों की सरकार है उसमें मैंने यही देखा है कि लगातार कांग्रेस के विधायक जो हैं जेएमएम के नेतृत्व से नाराज है, माननीय मुख्यमंत्री से नाराज है। और मुझे लगता है कि सरकार में कांग्रेस का कोई महत्व नहीं रह गया है। कांग्रेस जो है मान न मान मैं तेरे मेहमान के रूप में सरकार में शामिल है और मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अपने मान सम्मान के साथ समझौता न करें और राज्य सरकार से जो है, राज्य सरकार में अगर उनकी बातों को नहीं सुना जाता है तो उन्हें कोई दूसरा विकल्प अपनाना चाहिए। और जहां तक बात है कि 18 महीने से लोग अवगत ही करा रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं 18 महीने से कभी माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराते हैं, कभी सीएलपी के लीडर को अवगत कराते हैं, कभी प्रभारी को अवगत कराते हैं, कभी वेणुगोपाल जी को अवगत कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अवगत कराने में और मिलते मिलाने में ही इनका 18 महीना गुजर गया। बचे 42 महीने में भी मुझे लगता है कि ये कितना सफल हो पाएंगे। और इससे होता क्या है कि आप मिलते मिलते रह जाइएगा और जनता का काम रुकता है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इस बार जो है ठोस निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा जनता का काम इससे बाधित होगा। झारखंड में जदयू अध्यक्ष कब चुन रही है, विस्तार है वो कब हो रहा है, झारखंड में जो प्रदेश अध्यक्ष है इस पर आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, झारखंड में 17 जनवरी को सलखन मुर्मू जी जो पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उनको पार्टी ने जो है उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से 17 जनवरी को मुक्त किया गया। उसके बाद जब पार्टी का झारखंड में विस्तार करने के लिए और पार्टी के कार्यक्रमों को चलाने के लिए, गतिविधि में पार्टी को रखने के लिए पार्टी के नेतृत्व ने श्री श्रवण कुमार जी को पार्टी का झारखंड में संयोजक नियुक्त किया ताकि वो पार्टी के कार्यक्रमों को देख सके और पार्टी गतिविधि में रहे। उसके बाद जो है प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति तक। लेकिन उसके ठीक बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से राज्य में कोरोना ने पूरे देश में, इस राज्य में नहीं पूरे देश में कोरोना का विकराल रूप हम लोगों ने देखा। जो सेकंड फेज हम लोगों ने देखा उसमें पूरी दुनिया और विशेषकर जनता दल यूनाइटेड की ये प्राथमिकता रही कि कोरोना काल में लोगों की सेवा करें, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा दवाई पहुँचाई जाए, लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा उनका अस्पतालों में मदद किया जा सके। हमारे कई जिला अध्यक्ष और हमारे कई प्रदेश के पदाधिकारियों ने कोरोना काल में भी लोगों के बीच में, जनता के बीच में जाकर के उनको मदद पहुंचाने का कार्य किया, जिसकी समीक्षा हम लोगों के सहप्रभारी आदरणीय श्री अरुण कुमार सिंह जी ने भी किया था अपने पिछले दौरे में। तो इस कारण से वर्तमान समय तक जदयू के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई थी कोरोना काल के कारण। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब ये समय समाप्त हुआ है। अब जब दुनिया धीरे धीरे देश सामान्य अपने दिनचर्या में आ रहा है तो राजनीतिक और उस समय राजनीतिक गतिविधियों पर, राजनीतिक कार्यक्रमों पर और हर तरह की चीज़ों पर भी रोक लगी हुई थी। तो इस कारण से भी मामले में थोड़ी सी देरी हुई है निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आने वाले सप्ताह से 10 दिनों के अंदर जदयू प्रदेश अध्यक्ष की निश्चित रूप से नियुक्ति झारखंड में हो जाएगी। कौन होंगे आगे?
देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे ये पूर्ण रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेना है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ के जो हम लोगों ने एक वर्चुअल सम्मेलन हम लोगों का हुआ था, वर्चुअल मीटिंग हम लोगों की हुई थी जूम ऐप के माध्यम से, उसमें हम लोगों ने प्रदेश के आदरणीय प्रभारी महोदय को, राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीण सिंह जी को और सभी लोगों को पार्टी के झारखंड इकाई के नेताओं की भावनाओं से उनको अवगत करा दिया है। अब जो निर्णय लेना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह जी को लेना है, जो कि कल केंद्रीय मंत्री की शपथ भी लिए हैं। उनके तरफ से जिस किसी को भी झारखंड प्रदेश में पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा, निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता उनके साथ कंधा से कंधा मिला करके दल को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिला है, कितना उम्मीद था कि एक केंद्र में कितना सीट मिलने का उम्मीद था आप लोगों को? नहीं, देखिए कोई उम्मीद हम लोगों ने नहीं पाल के रखे थे। आपको मैं बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड कभी भी किसी आशा के साथ राजनीति नहीं करती है। जनता दल यूनाइटेड मानव सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए राजनीति करती है। और आप देखे होंगे कि जब पिछले बार कैबिनेट का जब मोदी जी ने शपथ लिया था और कैबिनेट बनी थी तो जनता दल यूनाइटेड का भागीदारी उसमें नहीं थी। तो ये तो 1 और 2 की बात नहीं है, यहाँ तो बात है कि पिछले बार हम नहीं थे, इस बार हम हैं। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे पार्टी के नेता और आदरणीय श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें शामिल हुए हैं। और ये प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो कितने लोगों को अपने कमेटी में रखते हैं, अपने मंत्रिमंडल में शामिल रखते हैं। ये पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है।